हेलो गाइस, वर्ल्ड क्लास मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है फंक्शन, मैपिंग या फिर मैप। तो इस वीडियो के अंदर आपको फंक्शंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आप कंप्लीटली वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप जो है काम की इन्फॉर्मेशन को मिस भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं फंक्शन के बारे में। देखिए फंक्शन में क्या है ना कि फंक्शन को बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा शायद, अगर आपने पढ़ा है तो। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज के बाद आप फंक्शन के बारे में पूरा प्रो हो जाने वाले हैं। तो देखिए फंक्शन को टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, जो बुक्स में डेफिनेशंस दी गई होती हैं, फंक्शन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन एंड ये वो, इस तरीके से लोग पढ़ाते हैं, या बुक्स में भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही दिया गया है। लेकिन हम फंक्शन को कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हम फंक्शन को एक मैथमेटिकल मशीन की तरीके स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मशीन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कोई भी आपके पास मशीन होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ट्यूबलाइट है, वो भी एक मशीन है ना। तो ट्यूबलाइट में क्या होगा, आप मार्केट से मान लीजिए ट्यूबलाइट परचेज करके लाए और आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाया और आपने एक्सपेक्ट किया कि वो जलेगी और आपको लाइट प्रोवाइड करेगी, बट वो नहीं जली। तो आप क्या बोलोगे कि ट्यूबलाइट सही है? आप बोलोगे ट्यूबलाइट खराब है, क्योंकि उसको तो जलना चाहिए, लाइट आनी चाहिए थी। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने ट्यूबलाइट को लगाया, ठीक है ना। आपने एक्सपेक्ट किया कि उससे लाइट आएगी, लेकिन उससे लाइट तो आ रही है, साथ ही साथ बहुत सारी हीट भी आ रही है। तो आप क्या बोलोगे, ट्यूबलाइट सही है? आप बोलोगे ट्यूबलाइट सही नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये है कि कोई भी मशीन जो होती है उसके अंदर आप कोई भी इनपुट दोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वो आपको आउटपुट देंगे, ठीक है ना। और जो आप इनपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग वो वैसा ही आपको आउटपुट देगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा आपने एक इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग टाइप के आउटपुट दे दें, है ना। तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फंक्शन को समझने वाले हैं। तो देखिए समझते हैं फंक्शन को। देखिए फंक्शन भी एक तरीके का मैथमेटिकल मशीन है। पहली बात तो ये देख लीजिए, फंक्शन क्या है, एक तरीके का मैथमेटिकल मशीन होता है, ठीक है ना, जो मशीन मैथमेटिक्स में काम आती है, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर हम मशीन का थोड़ी देर के लिए रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमारे पास इनपुट है, देने की जगह है आप यहाँ पे इनपुट देंगे और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ आपने इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको आउटपुट मिला, और ये आपका फंक्शन है जो कि एक मशीन की तरीके ट्रीट किया जाएगा। ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, जो कि मैथमेटिकल मशीन है। तो हमने क्या देखा कि इस फंक्शन के लिए क्या दो जरूरी बातें हैं, एक तो इनपुट और दूसरा आउटपुट। अब बात आती है कि इनपुट कहाँ से आएगा और आउटपुट कहाँ से आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए फंक्शन को पहले सबसे पहले एक मिनट के लिए देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए फंक्शन के लिए आप कुछ भी एफ मान लीजिए, एफ नोटेशन ले लें, एच ले लें, जी ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एफ ले लिया, सच दैट ए टू बी, ठीक है ना। आपने इस तरीके से नोटेशन ले लिया। तो जब आप इस तरीके से नोटेशन लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेट है आपके पास, ये सेट आपका इनपुट्स का सेट है। यहां से इनपुट दिया जाएगा और आउटपुट कहां, यहां मिलेगा। यहां पर आपको आउटपुट विल लाई, आउटपुट ऑफ फंक्शन विल लाई इन सेट बी। तो बेसिकली जो फंक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, सेट से आने वाले हैं। ये एक सेट है, एक ये सेट है, ठीक है ना। और ये आपकी मशीन है। ये मशीन क्या करेगी, ए सेट के एलिमेंट्स को इनपुट की तरीके लेगी और आउटपुट के फॉर्म जो इसका आउटपुट मिलेगा वो आपको बी सेट के अंदर मिल जाएगा। तो ए एलिमेंट, जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं उनको इनपुट के तरीके लेकर के और क्या करेगी, बी सेट के एलिमेंट्स में कहीं ना कहीं जाके मैप करा देगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। तो ये बेसिकली टूल क्या मशीन करेगी, मैपिंग कराएगी। किसकी मैपिंग कराएगी, ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या, कुछ कंडीशंस भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तभी तो कहेंगे आपकी ये मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है। तो इस मशीन, जैसे हम इन जनरल अभी मशीन का एग्जांपल लिए तो उसमें दो बातें निकल के आई। पहली बात क्या निकल के आई थी
कि एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट, एवरी इनपुट हैज आउटपुट, एवरी इनपुट हैज आउटपुट, हर एक इनपुट के पास आउटपुट होगा। और दूसरी बात निकल के आई थी, देयर इज नो इनपुट, नो इनपुट विच हैज टू डिस्टिंक्ट आउटपुट, आउटपुट्स। दो बातें फंक्शंस या मशीन के लिए हमने पढ़ी थी या देखा था कि पहली बात तो ये कि आप जो इनपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। जैसे ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी दी, लाइट मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी दी, लाइट नहीं मिलती है तो इसका मतलब ट्यूबलाइट खराब है, वो फंक्शन नहीं है। इसी तरीके फंक्शन में आपने इनपुट दिया, आउटपुट नहीं मिला तो कहेंगे ये जो हमारे पास जो भी मैपिंग दी गई है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपने कोई एक इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग दो डिस्टिंक्ट आउटपुट मिल गए, जैसे ट्यूबलाइट के केस में लाइट भी मिल गई और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में आपने इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में दी और लाइट भी मिल गई और हीट भी मिल गई, तो आपने कहा कि भाई ये ट्यूबलाइट सही नहीं है, मुझे तो सिर्फ लाइट चाहिए, हीट नहीं चाहिए, और ये तो दो दो चीज़ें दे, तो आप ट्यूबलाइट रखोगे? नहीं रखोगे, उसको बोलोगे ये तो खराब है। उसी तरीके से फंक्शन में अगर आपने कोई एक इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग आपको दो डिस्टिंक्ट आउटपुट दे दिए तो आप बोलोगे ये फंक्शन तो नहीं है, ये मैपिंग गिवन मैपिंग फंक्शन नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम क्लब कर दें, दोनों कंडीशन को, तो क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा फंक्शन के लिए या मैथमेटिकल मशीन जो हमारी फंक्शन है उसके लिए कि एवरी इनपुट हैज यूनिक आउटपुट, यूनिक आउटपुट, ठीक है ना। एवरी इनपुट हैज यूनिक आउटपुट। मैं बहुत ज़्यादा वैसी बुक्स की डेफिनेशन नहीं लेके आने वाला हूँ, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको फंक्शन समझा दूँ कि वाकई में फंक्शन है क्या। तो इसीलिए मैं इसको बहुत आसान लैंग्वेज लिख रहा हूँ यहाँ पे। एवरी इनपुट हैज़ आउटपुट पहली कंडीशन, दूसरी देयर इज नो इनपुट विच हैज़ टू डिस्टिंक्ट आउटपुट्स। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए, इन्हीं को क्लब करके कि एवरी इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट। इफ मैपिंग satisfy these conditions, then it will be function. If not satisfied, it will not be function. It will not be function. अगर सेटिस्फाइड करती है तो ये फंक्शन बन जाएगी, अगर सेटिस्फाइड नहीं करती है तो ये फंक्शन नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो जो अपनी मशीन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी अगर ये दो सेटिस्फाइड नहीं करती कंडीशंस को, या फिर क्लब करके कहें कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती कि एवरी इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट। एक तो एवरी इनपुट और इसके बाद यूनिक आउटपुट, वहीं यहाँ पे एवरी इनपुट हैज़ आउटपुट, ठीक है ना। अगर इसको सेटिस्फाइड कर जाती है तो आप मैपिंग को चेक कैसे करोगे? आप इन्हीं दो कंडीशन को चेक कर लोगे, अगर सेटिस्फाइड हो गई तो फंक्शन बनेगा, नहीं करी तो नहीं बनेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास। हमने इनपुट समझ लिया, ये सेट के बारे में समझ लिया कि ये इनपुट का काम करेगा, ये वो सेट है जिसके अंदर हमारा आउटपुट लाई करेगा। और अब देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फिर इसके बाद मैं एग्जांपल पे जाऊंगा और आप देखना, देखते ही बता दोगे कि भाई ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो इसका हो गया कि आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लिखते हैं ऐसे, f ऑफ x इक्वल टू वाई। इस तरीके से फंक्शन को हम लिखते हैं f ऑफ x। यहाँ पे ये मशीन है हमारे पास और ये इसका इनपुट है। ये क्या है आपके पास? इनपुट है। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। एक चीज देख लीजिए कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट इस सेट में लाई करेगा और इनपुट इस सेट से आ रहा होगा, इसमें लाई कर रहा होगा, है ना। तो आपका जो इनपुट है वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। और ये आउटपुट इस सेट में लाई कर रहा होगा या इस सेट से ही आ रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं, या लाई कर रहा होगा, बात एक ही है ना। तो ये सेट पूरा आउटपुट का सेट नहीं है,
आउटपुट इस सेट में लाई करेगा, और ये जो सेट है ये पूरा सेट इनपुट्स का सेट है। इनपुट हमेशा इससे आने वाला है और आउटपुट इसमें लाई, क्योंकि पहले तो इनपुट आएगा, आउटपुट तो बाद में आएगा। तो आप इनपुट जो भी दोगे वो इस सेट से आप दोगे, फिर उस पर आउटपुट आएगा। जो आउटपुट आएगा वो हम देखते हैं कि इसमें है या नहीं है, लेकिन आउटपुट हमारा इसमें ही होगा अगर हमारा फंक्शन है, और अगर फंक्शन नहीं है तो हमारा आउटपुट इसमें होगा ही नहीं, मतलब ये पहली वाली कंडीशन को वायलेट कर जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल, अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये चीज आपने देख ली और ये कंडीशन आपने देख ली। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एग्जाम्पल यहां पे मैं बनाता हूं। ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल्स को। यहां पे देखिए, पहला मैंने एक मैप बना रहा हूं A to B। ये मैंने A लिया, ये मैंने B लिया, और यहां से यहां पर मैंने F डिफाइन कर दिया। ठीक है, और मैंने लिया एलिमेंट 1 2 3 4, और यहां लिख दिया मैंने 4 9 16। मैंने 2 को मैप करा दिया इससे, 3 को इससे, 4 को इससे। ठीक है, अब देखिए ये 1 एलिमेंट हमारे पास, ये तो मैप कर गया, ये ऐसा एलिमेंट एक बच गया। तो क्या ये फंक्शन बनेगा? ये मैपिंग हमारी जो F डिफाइंड है फंक्शन बनेगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपने 2 इनपुट में लिया, आउटपुट आपको मिला 4। देखिए B में लाई कर रहा है, 3 लिया आपको 9 मिला, 4 लिया 16 मिला। लेकिन जब आप 1 को इनपुट लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई आपको आउटपुट नहीं मिला। आपको कोई आउटपुट मिला? कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग आप देखने जाएंगे कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है इसमें, तो आप कहोगे ये फंक्शन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट आपके पास बैठा है जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिला, जबकि फंक्शन होने के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन वायलेट कर गई, नहीं सेटिस्फाइड हुई, तो ये फंक्शन नहीं बना। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपने ये A लिया, ये आपने B लिया, और आपने कहा इसको हम ऐसे फंक्शन बनाना चाहते हैं। एक मैप डिफाइन कर दिया F, और 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और यहाँ पे आपने लिया 1 2 और 9 ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया कि 1 को इससे मैप करा दिया, और इसी 1 को आपने इस 9 से मैप करा दिया। तो देखिए, और इस 2 को मान लेते हैं कि इससे मैप करा दिया। ठीक है ना, ऐसे। तो अब देखिए आप यहाँ पे आपके पास फंक्शन होने के लिए वही कंडीशन, एवरी इनपुट हैज आउटपुट। तो देखते हैं क्या इसके पास इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला है? 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट तो मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4, लेकिन आपने देखा कि आउटपुट तो मिल रहा है, बट दूसरी कंडीशन, देयर इज नो इनपुट सच दैट, या देयर इज नो इनपुट विच हैज 2 डिस्टिंक्ट आउटपुट्स। यहाँ देखा यार, 1 हमारे पास ऐसा इनपुट बैठा है जिसके पास 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट आउटपुट मिल गए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बना। हालांकि इसमें क्या है, 2 भी एक ऐसा बैठा है जिसके जो किसी पे मैप नहीं कर रहा, दोनों कंडीशंस वायलेट हो गई। इसमें क्या हुआ, दोनों, क्योंकि 2 भी एक इनपुट ऐसा बैठा है जिसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, और 1 एक ऐसा बैठा है जिसके करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वायलेट कर गया। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी वायलेट कर गई तो फंक्शन नहीं बनेगा। कोई एक वायलेट कर गई, जिसे देखिए यहाँ एक पहली वाली वायलेट कर गई, फंक्शन नहीं बना। हो सकता है पहली सेटिस्फाइड कर जाए, दूसरी वायलेट कर जाए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 को ऐसे हटा देते हैं, अब रिमूव कर दिए। अब देखिए यहाँ पे पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, एवरी इनपुट हैज आउटपुट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बनेगा। अब अपना तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं। इसी में तीसरा देखते हैं क्या, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एक मैप है, और इसको हमने ऐसे किया, ये हमारा A है, ये हमारा B है, 1 2 3, और यहाँ मैंने ले लिया -1 -2, और यहाँ ले लिया कोई 0। ठीक है, इस तरीके से ले लिया, और ये मैंने एक मैप बना दिया ऐसे। अब देखिए 1 हमारा जो है, 1 मान लीजिए इस पे मैप कर रहा है, 2 हमारा इस पे मैप कर रहा है, और 3 हमारा इस पे मैप कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए? पहली कंडीशन ये कि एवरी इनपुट हैज आउटपुट। तो देखते हैं क्या एवरी इनपुट हैज आउटपुट है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या एवरी इनपुट हैज आउटपुट है। 1 हमारा इनपुट में लिया, आउटपुट मिल रहा है क्या? हाँ, -2 मिल रहा है। 2 इनपुट में लिया, क्या आउटपुट मिल रहा है? हाँ, -1 मिल रहा है। 3 लिया, 0 मिल रहा है। इसका मतलब एवरी इनपुट हैज आउटपुट मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन देखने गए कि देयर इज नो इनपुट विच हैज 2 डिस्टिंक्ट आउटपुट। क्या कोई ऐसा इनपुट तो नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग 2 डिस्टिंक्ट आउटपुट मिल रहे हो? तो देखा एक ये, इसके करस्पॉन्डिंग हाँ एक ही है, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही है, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही। हमने कहा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, अर्थात एवरी इनपुट हैज यूनिक आउटपुट हो गया। तो क्या हो गया? ये फंक्शन बन गया। यस, इसको
सेल्स पे टिक कर देंगे, ये फंक्शन बन गया। अब एक और चौथा एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिसमें देखते हैं, मान लीजिए ये आपका सेट कोई ए है, ये आपके पास कोई सेट बी है, ठीक है ना। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसमें मैंने ले लिया 0 1 4 ले लिया। मान लीजिए ये 3 हमारा इस पे मैप कर रहा है 1 पे, और ये 1 जो है ये भी हमारा 1 पे मैप कर गया, और ये 2 है इस पे मैप कर गया। अब देखिए यहाँ पे बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट बैठा है जो किसी पे मैप, यहाँ 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर कोई, पहली बात तो ये किसी का आउटपुट नहीं है ना, ये देखिए। और दूसरी इसमें क्या खास बात है कि 1 और 3 का एक सिंगल आउटपुट 1 मिल रहा है हमारे पास। तो अब देखते हैं क्या ये फंक्शन बनेगा, चेक करते हैं। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है फंक्शन बनने के लिए कि एवरी इनपुट हैज आउटपुट। तो पहला इनपुट 1 के करस्पॉन्डिंग कोई इनपुट है, हाँ 1 है। 2 के करस्पॉन्डिंग कोई इनपुट है, हाँ 4 है। 3 के करस्पॉन्डिंग कोई इनपुट है, हाँ 1 है। तो एवरी इनपुट हैज आउटपुट तो सेटिस्फाइड कर गया। दूसरी कंडीशन, देयर इज नो इनपुट विच हैज 2 डिस्टिंक्ट आउटपुट। तो क्या इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट इनपुट के सेट में है क्या, या इनपुट कोई ऐसा तो नहीं है जो 2 आउटपुट्स रखता हो। तो 1 पे जा रहा है, इसका मतलब एक ही आउटपुट है। 2 4 पे जा रहा है, हाँ एक ही आउटपुट है। 3 1 पे जा रहा है, एक ही आउटपुट है। तो मतलब क्या हुआ कि 1 के करस्पॉन्डिंग 1 के पास भी एक ही आउटपुट है, 2 के पास भी एक ही आउटपुट है, 3 के पास एक ही, तो सबके पास एक ही आउटपुट है, यूनिक ही आउटपुट है, किसी के पास 2 आउटपुट्स नहीं है इनपुट में। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन बन जाएगा। देखिए फंक्शन होने के लिए इनपुट्स पर कंडीशन है, आउटपुट्स पर नहीं है। देखिए एवरी इनपुट हैज आउटपुट, इनपुट आप हर एक जो भी इनपुट का सेट है ना, उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी इनपुट के सेट में इनपुट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ना मिले। तो आउटपुट ना हो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा फंक्शन के केस में। और दूसरा क्या है, देयर इज नो इनपुट, कोई ऐसा इनपुट नहीं होगा जो 2 आउटपुट देता हो, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन है प्रॉपर्ली। एवरी इनपुट, तो इसी को क्लब करके बोलते हैं एवरी इनपुट हैज यूनिक आउटपुट, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे यहाँ 2 पे मैप करके तो रहा तो यूनिक ही ना, आउटपुट तो हमारा यूनिक है ना, एक ही है 1 है। ऐसा तो नहीं है कि 3 1 पे गया और 3 0 पे भी चला जाए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये हम कहेंगे कि हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब बात आती है कि ये 0 यार छूट गया, इसका क्या करें। तो देखिए आउटपुट के सेट में जो ये आपका ये वाला बी सेट है, इस सेट में कोई एलिमेंट छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आना है, तभी तो यहाँ कहा गया आउटपुट ऑफ फंक्शन विल लाई इन द सेट बी। ये नहीं कहा गया कि ये आउटपुट्स का बी जो है वो आउटपुट का सेट बन जाएगा, पूरा सेट आउटपुट्स नहीं दे रहा है। हो सकता है कोई एलिमेंट छूट जाए जो किसी का आउटपुट ना होने दीजिए, बट इनपुट, हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होना चाहिए। मतलब हर एक इनपुट जो है किसी न किसी बी के एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए। इनपुट का सेट जो है, जो ये ए है, ए के एलिमेंट्स हैं, वो बी के हर एक एलिमेंट मतलब के साथ मैप करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैप जरूर करना है। बात समझ में आ रही है ना, कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैप ना करता हो। और दूसरी बात, ए का कोई भी एलिमेंट बी के किन्हीं 2 एलिमेंट के साथ मैप नहीं करेगा। ये 2 कंडीशंस हैं जो फंक्शन होने के लिए जरूरी है, कि हर एक ए का एलिमेंट किसी न किसी बी के एलिमेंट के साथ मैप करेगा फंक्शन होने के लिए। और दूसरा, कोई भी ए में ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो बी के किन्हीं 2 एलिमेंट के साथ मैप करता हो, ठीक है ना। ये है इसका प्रॉपर मीनिंग कि फंक्शन होगा कैसे, ठीक है ना। तो यहां से आपको समझ में आया होगा प्रॉपरली कि फंक्शन में होता क्या है बेसिकली, है ना। अब थोड़ा सा इसमें और हम देख लेते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो ये सेट हमारा इनपुट का सेट है, इसी को हम डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम डोमेन बोलते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए जो इनपुट्स का सेट होता है उसी को डोमेन बोलते हैं। आउटपुट जिस सेट में लाई करता है, जिस सेट का मेंबर होता है आउटपुट, हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट इसका मेंबर है। इसका क्या है, आउटपुट इज मेंबर ऑफ सेट बी, मेंबर ऑफ सेट बी, ठीक है ना। ये इस बात का क्या मतलब है, ये मतलब है। तो इस सेट को क्या बोलेंगे, जिसका आउटपुट हमारा मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और जो हमारा ये आउटपुट है प्यारा सा, इसको बोलते हैं रेंज। आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, रेंज हमारा, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि देखिए इसको देखिए, अगर हमारा सेट ये ए है,
तो डोमेन क्या है, डोमेन वाला सेट कौन सा है हमारा, इस सेट के लिए देखिए इसमें आप देखेंगे तो डोमेन जो है हमारा, डोमेन कौन सा है, डोमेन हमारा ए सेट है और इसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 और 3। कोडोमेन क्या है हमारा बी है, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास 0 1 और 4। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा जो है, रेंज हमारा y जिसे हम कह सकते हैं वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास देखिए 1 and 4। तो देखिए ये हमारा इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, R से चलो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, R ऑफ F ऐसे सफिक्स में F लगा देते हैं, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं R ऑफ F बोलते हैं, रेंज, ठीक है ना, R ऑफ F बोलते हैं। ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, तो R इज सबसेट ऑफ B, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए रेंज क्या है, जरूरी नहीं कि बी के हर एक मेंबर जो है बी का वो क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए फंक्शन में, ये नहीं कहा गया कहीं पर भी। तो हो सकता है कुछ एलिमेंट्स बी के छूट जाएं जो कि आउटपुट्स में ना आउटपुट ना होते हो ए के किसी भी एलिमेंट के, है ना, तो इसीलिए सबसेट वर्ड का यूज किया गया है। तो सबसेट क्या हो गया यहाँ पे, रेंज 1,4 जो है ये क्या है आपके पास, 1,4 क्या है आपके पास, सबसेट है किसका, बी का सबसेट हो गया यहाँ पे। इस तरीके से हमने देखा, तो हमने रेंज भी देख लिया, कोडोमेन भी देख लिया और हमने देख लिया कि डोमेन क्या होती है। अब थोड़ी देर के लिए ये देख लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए जो हमने ये fx लिखा हुआ है ना, ये तो देखिए ये जो हमारा x है, ये चॉइस आपकी इनपुट की है, इनपुट देने के लिए आप फ्री होते हैं फंक्शन के अंदर इनपुट। अब हम क्या देखने वाले हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें देखिए फंक्शन के अंदर जो ये इनपुट होता है ना, इनपुट को देने के लिए आप बिल्कुल फ्री होते हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हो, आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंडिपेंडेंट हो, है ना, इनपुट देने के लिए। तो इनपुट देने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि ये वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि ये x है और x हमारे पास वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल कैसा है, इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि ये तो आप दोगे ना, आप डिसाइड करोगे कि आपका इनपुट क्या रहने वाला है ना, और जो ये आउटपुट निकल के आने वाला है, ये जो आउटपुट आता है ये आपका इस इनपुट पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपने इनपुट दे दिया, अब आउटपुट आना है, पैसा आएगा, ये आउटपुट फंक्शन पे डिपेंड करने वाला है। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जो ये y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना x पे कि x हमारा कैसा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और इससे और ज़्यादा मैं इसको फंक्शन को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पहले मैं ए बी के केस में ले लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको मैं और आगे जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए पास कोई एक फंक्शन है, मैं मान लेता हूँ a से b के बीच में डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए a सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और b सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 4 और 9, ठीक है ना। और आपने फंक्शन ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं। आप दोनों में से किसी भी एक नोटेशन का यूज कर सकते हैं, मैं इसका यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समझाने में आसानी रहेगी। तो इनपुट जो आपका पास ये x है, ये कहाँ से आएगा, इनपुट से आएगा। इनपुट ही डोमेन होता है, मैंने देखा है, तो कहाँ से आएगा, डोमेन से आएगा। और डोमेन हमारा क्या है, वो हमारा ए सेट है और ये आउटपुट, इसके बाद में ये इनपुट डोमेन बात एक ही है और ये ए सेट से आएगा। तो देख लेते हैं ए सेट के साथ में इसका इनपुट, मान लीजिए आपने 1 लिया तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला आपको, 1 मिला, 2 लिया तो 4 मिला, 3 लिया तो 9 मिला, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बी को मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको 10 भी कर देता हूँ ऐसे। चलिए अब देखिए ये आपने इसके अंदर डाली वैल्यूज, तो आपने देखा हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल गया और कोई भी ऐसा इनपुट नहीं बैठा है जो 2 आउटपुट्स रखता हो। तो हमने कहा ये फंक्शन तो है हमारा, ये फंक्शन हो गया हमारे पास, है ना। 1 2 3 तीनों के करस्पॉन्डिंग डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ में, हर एक इनपुट के साथ में हमें आउटपुट मिल गया, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन हो गया, ठीक है ना। हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, तो ये फंक्शन हो गया। अब ये क्या हो गया, इट इज फंक्शन, हेंस इट इज
फंक्शन, ये क्या है आपका फंक्शन हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपको फंक्शन भी पता चल गया, ये इनपुट का सेट है, डोमेन है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। आपका ये रेंज आ गया, रेंज आपने देख लिया कि रेंज आपका सबसेट हो गया बी का, है ना। आर ऑफ एफ यहाँ से क्या निकल गया कि आर ऑफ एफ आपका सबसेट हो गया बी का। ये सब चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा था। तो देखिए यहाँ आपने 1 डाला, तो 1 डालने पर 1 मिला आपको, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर हो गया। क्या हुआ यहाँ पे? ये 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हुआ? 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हुआ? 3 का स्क्वायर हो गया। यही तो हुआ है ना यहाँ पे। तो ये डालने के लिए तो आप फ्री थे, यहाँ पे 1 2 3 आप कुछ भी डालने के लिए फ्री थे। लेकिन आप ये बताइए 1 के करस्पॉन्डिंग आप 4 ले आएंगे या 9 ले आएंगे या 10 ले आएंगे, ये तो आप नहीं ला सकते ना, क्योंकि आपको ये कौन डिसाइड करेगा? आपका ये एक्स स्क्वायर डिसाइड करेगा ना कि क्या आने वाला है ना। इस पे आप डालेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कहें, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? ये y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स स्क्वायर पे डिपेंड, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली एक्स स्क्वायर पे नहीं, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा जो होगा उसी का तो स्क्वायर आना है हमारे पास। 1 होगा तो 1 का स्क्वायर आएगा, 2 होगा तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 होगा तो 3 का स्क्वायर होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और x हमारा चूंकि फ्री है तो इसको इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। और उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि आपको फंक्शन समझ में आया होगा मैपिंग। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इसी के साथ में अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।